चलिए ऊष्मा जो टॉपिक है इसमें आपका जो पहला मतलब ऊष्मा जो चैप्टर है इसमें जो आपका पहला टॉपिक है क्या है, ताप तथा तापमापन यानी टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके सवालों को देखते हैं। पहला सवाल, लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। लगभग केल्विन पर, देखिए कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, यह सवाल पूछा जा रहा है। एनटीपीसी में पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 277 केल्विन। 277 केल्विन पे जल का घनत्व जो है ये सबसे ज़्यादा होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है आपका ये 274.15 केल्विन के बराबर होता है। और जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका ये फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला देखिए 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ये लगभग कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये जो है ये आपका फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले के आधार पे ही निकला है, तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये होता है। नेक्स्ट है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था जो है क्या होती है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये द्रव में ही रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए -200 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। -200 डिग्री सेल्सियस जो है आपका कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब आपके फॉर्मूले से निकलते हैं। अगला देखिए पानी का हिमांक बिंदु जो है कितना होता है। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है मेरे भाई, फ़ारेनहाइट में आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा पानी का जो हिमांक बिंदु ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपका ये पानी का हिमांक बिंदु होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है किसके बराबर होता है। सवाल क्या कह रहा है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ये किसके बराबर होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 0 डिग्री केल्विन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 केल्विन के बराबर होता है। अगला सवाल देख लीजिए, परम शून्य जो है ये कितने डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को दर्शाता है। परम शून्य ताप जो है ये किसे कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, अगर ये 0 से 273 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को दर्शाता है तो उसे परम शून्य कहा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला है कि क्रायोजेनिक जो है ये क्या दर्शाता है। क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कम तापमान को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कम तापमान को। देखिए क्रायोजेनिक जो है कम तापमान को दर्शाता है। निम्न तापिकी भौतिकी की वह शाखा है, या फिर क्रायोजेनिक जो है भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 123 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान का अध्ययन किया जाता है। GSLV रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा इंजन में होता है, जिसे क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहा जाता है। अगला कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो सवाल बिल्कुल वही है, राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए अगर सेल्सियस में कहा जाएगा तो आप ये बताएंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस जो है इस पे जल का ताप जो है या फिर जल का जो घनत्व है या पानी का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है। और मेरे प्यारे भाई अगर केल्विन में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ऑप्शन सी 277 केल्विन। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 277 केल्विन। अगला देखिए एलपी में पूछा गया है कि केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 273 केल्विन। इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 372 डिग्री सेल्सियस को
केल्विन पैमाने में परिवर्तित करना है। तो ये आपका सवाल है गाइस, ये आपका फॉर्मूला होता है, राइट। यहाँ पे आप देख लीजिए, और जो 372 है इसमें 273.15 अगर आप जोड़ दोगे तो ये लगभग 645 के करीब आ जाएगा। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए कि सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। कहने का मतलब है कि सेंटीग्रेड जो नाम रखा गया है ये निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो ये हो जाएगा आपका एंडर्स सेल्सियस के नाम पे। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा एंडर्स सेल्सियस के नाम पे। देखिए एंडर्स सेल्सियस पर नामित सेंटीग्रेड जो तापमान माप की यूनिट है, एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलज्ञ थे। इन्होंने 1741 में उपसाला विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की। 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल जो है प्रस्तावित किया और स्केल को बाद में कार्ल लिनियस ने 1745 में बदल दिया। अगला सवाल है आपके सामने कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा, या फिर कहा जाए कि जो सेल्सियस तापमान है और फ़ारेनहाइट तापमान है ये जो है ये किसके बराबर होता है, या फिर निम्न में से किस पर बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका -40 डिग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। परम शून्य ताप की प्राप्ति जो है कब होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। सी आंसर राइट हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। अगला है कि ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा डी आंसर। जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तब ताप जो है शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंच जाता है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन के लिए कोई ज़्यादा खास नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आपका ये नहीं है। तो बस केवल और केवल हम अपने सीरीज़ को कंप्लीट करें, तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी करवाना होगा, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखिए अगला सवाल है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान जो है कितना होगा। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 351 केल्विन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सारे के सारे यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल बेस से सवाल आ रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिए। देखिए अगला जो आपका चैप्टर तो ऊष्मा ही है, अगली जो टॉपिक है आपका वो है ऊष्मा चालन एवं विकिरण। इसके सवालों को देखते हैं। मैंने कुछ सवाल स्किप किए हैं न्यूमेरिकल बेस से, जो आपके न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाए जाएंगे। देखिए अगला जो है वह है कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करती। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर जो है किस पर निर्भर नहीं करती, ये आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस पर निर्भर करेगी, लेकिन जो इसकी घर्षण का है इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी आंसर, क्योंकि बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ़ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अगला सवाल देखिए, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से कैसा होता है। तो मेरे भाई इसको समझिए। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बॉयल भट्टियों में। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर, उपरोक्त सभी, यानी इसके तापमान, प्रकृति, विस्तार और प्रकार इन सभी पर। तो डी आंसर राइट हो जाएगा इसमें से सभी। अगला जो टॉपिक है आपका वो है ऊष्मीय प्रसार, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन। इसके सवाल को देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया गया है, उसके बाद कारण दिया गया है। देखिए कथन क्या है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। कारण है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। अब इसको देखिए, अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वह ए की उचित व्याख्या भी करता है। इसी वजह से जो दोनों पटरियों के बीच में गैप है वो किया जाता है, और जो लोहा है ये गर्मियों में फैलता है इस कारण ही। तो इसी आंसर राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही। उसमें प्रसार के बस एक ही सवाल दिए गए थे। अगली जो आपकी टॉपिक है वो है संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। इसके सवालों को देखते हैं। संवहन या फिर कन्वेक्शन जो भी इसमें सवाल दिए गए हैं इसको एक बार हम कंप्लीट करते हैं।
पहला सवाल आपके सामने है, डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। जो इसमें से कौन सा तंत्र पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, संवहनी संबंधी। संवहनी संबंधी तंत्र जो है तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि इसमें से कौन से अवस्था पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर, संवहन या फिर कन्वेक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। द्रव और गैसों में ऊष्मा या फिर ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वी आंसर, संवहन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अगली जो आपकी टॉपिक है वो है ऊष्मा में 5वीं टॉपिक, सुचालक, कुचालक और ऊष्मारोधी। अब इसके सवालों को देख लेते हैं। सुचालक, कुचालक और ऊष्मारोधी, इसके जो भी सवाल दिए गए हैं इसको एक बार अब अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। सवाल है कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों? तो ऊनी कपड़े जो हैं शरीर को जाड़े में गर्म क्यों रखते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, ऊन ऊष्मा का कुचालक है। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऊन जो है ऊष्मा का कुचालक है। समझ लीजिए, ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं होती है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या फिर बेड कंडक्टर है? तो मेरे भाई उष्णता या फिर इसमें से कहा जाए कि जो ऊष्म का कुचालक है, बेड कंडक्टर है, वो इसमें से कौन सा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें से आपका जो लकड़ी है ये ऊष्मा का कुचालक है, बाकी हीरा, माइका, पानी ये सब जो है इसके सुचालक। समझ लीजिए, लकड़ी जो है उष्णता का कुचालक है या फिर बेड कंडक्टर है। विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर वह पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं, या जिनमें से होकर समान परिस्थितियों में बहुत कम धारा या ऊष्मा प्रवाहित होती है। जैसे लकड़ी यानी सूखी हुई लकड़ी, अगर कोई हरी लकड़ी आप किसी बिजली के तार पर फेंकोगे गाइस तो वो थोड़ा सा जलने लगेगा। सूखी लकड़ी फेंकोगे तो वो नहीं जलेगा। कारण ये होता है कि सूखी लकड़ी जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, हरी लकड़ी विद्युत की सुचालक होती है। बाइकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, इसके अलावा कागज़, पीवीसी ये सब जो है कुचालक के उदाहरण हैं। अगला आपके सामने है, सवाल कह रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये ऊर्जा के कुशल होते हैं। डी आंसर राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे क्योंकि जो ये अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी हैं, वी आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? इसमें से विद्युत का एक अच्छा चालक इसमें कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पेंसिल को किसी भी लाइट में मत लगाइएगा, किसी भी विद्युत में मत लगाइएगा। पेंसिल को अगर आप ये सोचो कि ये पेंसिल जो है या फिर ये इसमें कौन सा खून वगैरह है, या फिर आप सोचो कि इसमें कौन सी हरी है, इससे करंट थोड़ी मारेगा मेरे भाई। उसमें जो पेंसिल होती है उसमें जो आप लिखते हो, मतलब इसकी जो निब होती है वो आपका ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का एक सबसे अच्छा कुचालक भी, सबसे अच्छा चालक भी माना जाता है। इस वजह से आप इसको ध्यान रखिएगा। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक सुचालक नहीं है? अब विद्युत का एक सुचालक नहीं है तो कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा एक विद्युत का कुचालक है? तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है। एल्यूमिनियम, निकल, टंगस्टन है, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये जो है विद्युत के सुचालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का एक सुचालक है? इसमें से एक विद्युत आवेश का सुचालक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे तांबा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका तांबा। तांबा जो है आपका विद्युत आवेश का एक सुचालक है। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। कहने का मतलब है कि इसमें से क्या समान है? देखिए चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये चार जो है आपको दिए गए हैं। चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम, इसमें से आपको बताना है समान क्या है। क्या ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं? विद्युत रोधी नहीं है। ये सभी कीमती धातुएं हैं? ऐसा नहीं है।
ये सभी अच्छे सुचालक हैं। तो ये बिल्कुल सही है, सी आंसर राइट हो जाएगा, ये सभी अच्छे सुचालक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ कैसी होगी। तो ये देखो, मैं एक बात बता दूं कि जो ऊष्मा चैप्टर होता है थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर होता है। कहने का मतलब है बच्चे इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन गाइस ये अपनी सीरीज़ में था तो इसको पढ़ाना ज़रूरी है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं भी इसको स्किप कर देता। देखिए, किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ घटेगा। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगर तापमान बढ़ा तो इसका जो चालकता है वो घटेगी। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में शामिल सबसे अधिक ऊष्मारोधी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक, एवोनाइट, कागज़, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा या फिर रबड़। यहाँ पे ये जो है आपके ये सबसे ये समूह में जो शामिल हैं ये ऊष्मारोधी हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसमें से कौन जो है वो तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर, पीबी और एचजी। कहने का मतलब है कि इसमें से जो एचजी है यानी पारा और पीबी यानी कि जो आपका शीशा है ये हो जाएगा। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो लेड और पारा या फिर शीशा और पारा जो है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से जो प्रतिरोधक है ये ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में इसे जानते हैं थर्मिस्टर को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्मिस्टर। देख लीजिए, थर्मिस्टर जो एक प्रकार का एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोधों का मान ताप में परिवर्तित होने पर बहुत कम परिवर्तित होता है, जबकि थर्मिस्टर का ताप बदलने पर उसका जो प्रतिरोध है ये बहुत अधिक बदल जाता है। और थर्मिस्टर का प्रयोग धारा रोकने, ताप सूचक, सेल्फ रिसेटिंग, ओवर करंट प्रोडक्टर तथा स्वयं नियंत्रित हीटिंग एलिफेंट में बहुतायत में होता है। इसको आप ध्यान रखिए। अगला देख लीजिए। अगला जो आपका टॉपिक है ये है छठी टॉपिक, किरचॉफ या फिर स्टीफन का नियम या फिर न्यूटन का शीतलन नियम। किरचॉफ या फिर स्टीफन्स लॉ या फिर न्यूटन्स के लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पे इसके जो नियम दिए गए हैं इसको हम सवाल को समझते हैं। ये जो यहाँ पे टॉपिक है आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब मेरे भाई इसमें आगे बढ़ने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है। देखिए, गुड न्यूज़ जो है आपका वो है रेलवे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए मैंने आपके लिए एक बेहतरीन और सबसे सुपर डुपर ई बुक तैयार किया है जो स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है, जिसमें आपको 3 टॉपिक मिल रहा है, जीके, साइंस और मैथ्स। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है। ये पूरा न्यू सिलेबस पर आधारित है। खास बात तो ये है कि पूरा कंप्लीट है। और तीसरी खास बात ये है कि गाइस इस पर अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। दाम इसका 99 रुपये है, लेकिन ये अभी के लिए आपको मात्र 39 रुपये की मिल रही है। तो ये ई बुक गाइस आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप अगर एनटीपीसी की तैयारी करें तो भी, एएलपी की तैयारी करें तो भी, एलपी के अंतर्गत जो टेक्नीशियन है उसकी भी तैयारी तो भी आप ले सकते हैं। ग्रुप डी वाले, एसआई कांस्टेबल वाले भी इसको ले सकते हैं। तो जीके, साइंस, मैथ पूरा कंप्लीट आपको मिल रहा है। ये पूरे 300 से अधिक पेज की ये ई बुक है। और ख़ास बात मेरे भाई कि ये जो ई बुक है पूरी की पूरी टॉपिक वाइज के साथ में इमेज और कलरफुल के साथ है, ताकि पढ़ने में मज़ा आए। तो मेरे भाई एक बार आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब आपको ये मिलेगी कैसे तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा 8948667652। ये व्हाट्सअप नंबर जो है इसी पे आपको व्हाट्सअप करना है रेलवे ई बुक लिख करके। 8948667652 इसी पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक जो है 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये की मिल जाएगी। तो एक बार आप इस पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद इसको देखिएगा कितने बेहतरीन तरीके से और कितने लाजवाब कंटेंट के साथ रामबाण संग्रह सीरीज आपके लिए तैयार की गई। तो देखिए, जो सवाल है आपके सामने वो है कि सौर कुकर के अंदर का रंग जो है ये क्या होता है। तो सौर कुकर के अंदर का रंग जो है ये होता है काला। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर। एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सौर कुकर या फिर ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या फिर जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और ये कुकर एक धातु के डिब्बे होते हैं और इसके अंदर का रंग जो है हमेशा ब्लैक ही होता है, जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इस वजह से कहा जाता है गाइस कि गर्मियों में अगर आप काले कपड़े पहनोगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, इस वजह से ही कहा जाता है ना। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कुकर के
के अंदर भेजता है तथा इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालने से रोकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मियों में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। अगला देखिए, ये थोड़ा सा मतलब कठिन सवाल है। कठिन क्या है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। देखिए लिखा है कि एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख इसमें से कौन सा होगा? तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, जेईई परीक्षा में पूछा गया है। इसमें जो दिया गया समय आरेख होगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपका हो जाएगा टेम्परेचर और ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ लीजिए थोड़ा सा, ये आपका यहाँ पे, इसको एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला देखिए जो टॉपिक है वो है आपकी 7वीं टॉपिक, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा यानी फेज ट्रांजिशन एंड लेटेंट हीट। अब इसके सवाल को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है गलनांक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे गलनांक कहा जाता है। या फिर मेरे प्यारे भाई समझिए, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव जो हैं ये साम्य अवस्था में होते हैं। जिस तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है उस तापमान को हिमांक कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे गलनांक, और अगर द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे हिमांक, और वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है तो उसे क्वथनांक। ये तीनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है सवाल है कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक बिंदु कहते हैं। वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन बी गैसीय होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गैसीय। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि पानी का क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कितने फ़ारेनहाइट होता है? पानी का क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है कितने फ़ारेनहाइट होता है, इसको आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका वी आंसर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला देखिए, हिमीकरण या फिर फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट या फिर जो आपका हिमीकरण तापमान है इस पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा जो है किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्सपेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी प्रसार के कारण। ओके, अगला सवाल जो है आपके सामने वो है कि पानी का क्वथनांक बिंदु जो है कितने केल्विन पैमाने पर होता है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कितने केल्विन पैमाने पर होता है? तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा 373 केल्विन। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। सो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी द्रव जो है वो अगर ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे हिमीकरण या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं या हिमांक बिंदु कहते हैं, और अगर ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलनांक या फिर उसे जो है मतलब गलनांक कहा जाता है, और अगर वो ऐसी अवस्था में आ जाए कि द्रव जो है उबलने लगे तो उसे क्वथनांक कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द्रव उबलना शुरू कर दे तो उसे क्वथनांक कहा जाएगा। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? तो अगर पानी जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा क्वथनांक बिंदु, यानी पानी जो है उबलना शुरू हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ये आरआरबी द्वारा इसका सी आंसर माना गया है, लेकिन ये गलत है ना। सी आंसर इसलिए गलत है क्योंकि आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्वथनांक जो है ये नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे देखो पानी का हिमांक बिंदु जो होता है या फिर मेरे भाई कहा जाए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 0 डिग्री तापमान हो गया तो पानी जो है जम जाएगा, मतलब बर्फ हो जाएगा। लेकिन अगर 100 डिग्री है तो वो क्वथनांक यानी उबलेगा। तो यहाँ पे सवाल हालांकि निरस्त कर दिया गया था, लेकिन ये राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये गलत माना गया था उसके द्वारा। अगला जो टॉपिक है आपकी वो है 8वीं टॉपिक, सापेक्षिक आर्द्रता या फिर वाष्पीकरण यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर वेपोराइजेशन। ये जो टॉपिक से आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए और इसके जो भी सवाल दिए गए एक बार अच्छे से जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं।
सवाल है कि जल का वाष्पीकरण जो है ये होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, समस्त तापमानों पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, समस्त तापमानों पर। अगला है कि एक सतही परिघटना है, इसमें से कौन सी एक सतही परिघटना है, इसका आंसर आप बताएंगे। इसमें से कौन सी एक सतही परिघटना है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल समझिए। अगला सवाल देखिए, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी में रखा जो जल है या मिट्टी के बर्तन में जो रखा जल है ये किसके कारण गर्मियों में भी ठंडा रहता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पन के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पन या फिर वाष्पीकरण के कारण। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है जैसे आपके घर में जो है जिसे आप कहते हैं फ्रीज या फ्रीजर, ये जो है आपके किस सिद्धांत पर काम करते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। अगला है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी ये रेफ्रिजरेटर न दे करके आपको ऑप्शन में प्रशीतन भी दे सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है, इसका कारण क्या है? अब आप कहेंगे भाई कि गर्मी रहती है तो भी राहत होता है। भाई कारण इसका ये है कि पंखा की हवा से हमारा पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एलपी में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी एक सतही परिघटना है? सतही परिघटना या फिर सतही घटना है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सवाल वही है, बस रिपीट किया गया है। सी आंसर राइट हो जाएगा, वाष्पीकरण। एलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो ये वाष्पीकरण जो है हमेशा सबसे धीमा ही होगा। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, वाष्पीकरण। देखिए, दाब के नियत मान हेतु व नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यह नियत ताप द्रव का क्वथनांक तथा प्रक्रिया क्वथन प्रक्रिया कहलाती है। जब किसी नियत ताप पर व नियत ताप पर जिस में कोई द्रव जम जाता है तो उसे द्रव का हिमांक या फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। और अगर जो द्रव है ये उबलने लगे तो उसे क्वथनांक कहा जाता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर जो ठोस है वो द्रव में बदल जाए तो उसे गलनांक कहा जाता है। जो अगली टॉपिक है आपकी वो ऊष्मा में ही है, वो है आपकी थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। अब इसके सवाल जो दिए गए ये आपकी नवी टॉपिक्स है। अब इसके सवाल जो भी दिए गए हैं इसको एक बार अच्छे से समझते हैं और एक बार अच्छे से कंप्लीट करते हैं। जो भी आरआरबी एएलपी में पूछा गया है या फिर आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, मतलब आरआरबी के द्वारा जो भी सवाल पूछे गए हैं साइंस के वो सारे कंप्लीट करवाने की हमारी जिम्मेदारी है भाई, पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। बस केवल और कमी आप में ही है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लो दोस्त। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? इसमें से कौन सा एक वैद्युत उपकरण है जो जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा वैद्युत प्लग एवं स्विच जो है इस पर निर्धारित नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक आयरन और वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज ये जो है आपके ये तापन नियम पर आधारित हैं। तो यहाँ पे बी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, जूल के तापन नियम के अनुसार क्या है कि किसी वैद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती और चालक के प्रतिरोध यानी उसके जो रेजिस्टेंस है उसके समानुपाती और चालक में प्रवाहित हो रही धारा समय यानी उसके टाइम के भी समानुपाती होती है। मतलब जो ऊष्मा होता है वो होता है H=I²RT। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती। कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? गर्मी जो है ये सीधे से संदर्भित नहीं होती, तो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर। गर्मी जो है सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संबंधित नहीं होती है, तो ये आपका ए आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य जो है क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा स्थिर अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह का जो ये हो जाएगा कि ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या फिर ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि ब्रॉन्ड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति जो है ये होती है। तो ब्रॉन्ड की जो एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है ये अधिकतम होती है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम होती है।
अगला सवाल देखिए, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उसका विकिरण या फिर अवरक्त पाइरोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जब दो पिंड समान तापमान तक पहुंचते हैं। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वो क्या प्रक्रिया कहलाती है? तो ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है उसे सममितीय प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। देखिए अगला सवाल है, देखिए मैंने कुछ सवाल बीच में स्किप किए हैं। कारण यह है कि जो आपके बीच में स्किप किए गए सवाल हैं वो आपके न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाएंगे। ऊष्मा संतुलन क्या है, यानी हीट बजट क्या है? ऊष्मा संतुलन क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। तो राइट उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित अपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप से बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच के संतुलन को ऊष्मा संतुलन कहा जाता है। अगला है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी आंसर, दूसरा नियम। अब एक बार यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए ऊष्मागतिकी के जो नियम है ये मुख्य रूप से 4 नियम हैं। अब कौन कौन से हैं वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर 4 नियम कहा जाए मेरे भाई या फिर कहा जाए 3 नियम है, क्योंकि शून्यवान नियम माना नहीं जाता है, तो 3 नियम ही आप कह सकते हैं। देखिए शून्यवान नियम जो है ये ऊष्मा संतुलन नियम पर आधारित है जो तापमान को परिभाषित करता है। प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है तथा आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। द्वितीय नियम जो है ये एंट्रोपी से संबंधित है तथा एंट्रोपी को परिभाषित करता है और ऊष्मा ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को बताता है। जो तीसरा नियम है ये नियम भी एंट्रोपी से ही संबंधित है और यह परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा नियम एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो चैप्टर है आपका वो है तरंग या फिर वेव। अब इसके सवालों को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले निवेदन है भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।